Welcome to the Aspirant Network. This is the topic of federalism and emergencies. In this video, हम ये सीखेंगे कि हमको ये टॉपिक कैसे पढ़ना है. What should our strategy for this topic look like? Of course, we will be taking the help of previous year questions to understand how our priorities should work. But before we get there, let's first take a look and try and understand that what all things should we cover in this topic. So in federalism, the very first thing that you need to be able to do and understand is its concept. What does this word literally mean? What is the idea of quasi federalism or quasi federal of a quasi federal structure? How is the structure of federalism different in India than in USA? These are some basic things that you should be understanding, that you should already know, and you probably will already know if you have done the basics of polity. Now, after this, we need to break this topic into a few chunks. And through these chunks, we'll understand कि हमको exactly क्या पढ़ना है. जैसे कि पहला चंक हो जाएगा सेंटर स्टेट रिलेशंस. अब सेंटर स्टेट रिलेशंस में पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है लेजिस्लेटिव रिलेशंस. लेजिस्लेटिव रिलेशंस में आप बेसिकली सेवेंथ शेड्यूल देखेंगे. सेवेंथ शेड्यूल में देखेंगे कि वो जो अपना टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज है फॉर एग्जांपल वो क्या है. सो बेसिकली दैट विल बिकम आर्टिकल 245 एंड सेवेंथ शेड्यूल वुड बिकम आर्टिकल 246. ऐसे ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि क्या रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास होते हैं, इस तरीके की चीजें यहाँ पे किया जाते हैं. ये करने के बाद हमको इसी के अंडर एक अलग से स्पेशल चीज ये भी देखनी चाहिए, वो है कि व्हेन डज द पार्लियामेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ओवर द स्टेट लिस्ट. इसमें 5 आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ये 5 दे गिव अस 5 कंडीशंस जहां पे द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट लिस्ट और ऑन अ स्टेट मैटर. जैसे कि एक हो गया आर्टिकल 249, एक हो गया आर्टिकल 250, एक हो गया आर्टिकल 252, एंड देन वी हैव 253, एंड लास्टली वी हैव आर्टिकल 356. यू शुड बी एबल टू टेल वेरी क्लियरली कि कौन से आर्टिकल में क्या आता है. ये करने के बाद हमारा काफी सारा लेजिस्लेटिव रिलेशंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है. एक लास्ट चीज बचती है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट हमको ये टॉपिक समझने में और मेंस में पॉइंट्स लिखने में, क्वेश्चन समझने में हेल्प करता है. एंड दैट इज द आइडिया ऑफ द मेजर डॉक्ट्रिन्स दैट आर देयर इन दिस कॉन्सेप्ट. सो दिस वुड इंक्लूड things like the order of precedence, the doctrine of pith and substance, the doctrine of colorable legislation. It would also include things like the article जो 253 है, sorry 254, which would include things like repugnancy. ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर स्टेट ने किसी कंकरेंट लिस्ट के बारे में, किसी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे एक लॉ बनाया है और सेंटर ने भी उस पे लॉ बनाया, तो कौन सा लॉ प्रेसिडेंस लेगा. और अगर उस स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट का असेंट मिला है तो क्या विल इट टेक प्रेसिडेंस ओवर द सेंट्रल लॉ. ये बेसिक चीजें हमको क्लियर करने होते हैं. ये करने से हमारा इन एसेंस वी आर कंप्लीटली फिनिश्ड विथ सेंटर स्टेट रिलेशंस फॉर लेजिस्लेटिव मैटर्स. इसके बाद फॉर सेंटर स्टेट रिलेशंस ओनली we will now move on to the next one, which is administrative relations. This is relatively straightforward. इसमें हमको आर्टिकल 73 एंड 162 से एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंट मालूम पड़ेगा. इसके अलावा हमको ये भी देखना है कि ऐसे कौन से कंडीशंस है जब यूनियन डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट्स को. ऐसे कौन से कंडीशंस है जब स्टेट्स कोई फंक्शंस डेलीगेट कर सकते हैं यूनियन को. इन सब में कंसेंट किसका चाहिए होता है. ऐसे चीज है. ये करने के बाद इसी के अंडर हमको एक और चीज भी देखनी चाहिए, एंड दैट इज बेसिकली द आइडिया ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज.
ये इसलिए हमको इम्पोर्टेंट है because this is a very interesting service that I'm sure you must be aware of given that you're giving the UPSC exam. But in case आपको थोड़ा confusion है, this basically includes your Indian Administrative Service, Indian Police Service, and Indian Forest Service. ये तीन सर्विसेज ऐसे हैं जिनका रिक्रूटमेंट होता है सेंटर से, बट इनको फिर सर्विस दी जाती है एक स्टेट के अंदर, एक कार्डर के अंदर, एंड वो उन कार्डर के अंदर काम करते हैं, बट वो रिक्रूटेड होते हैं, ट्रेंड होते हैं सेंटर से, तो उनका हायरिंग फायरिंग वगैरह वगैरह सेंटर देखता है, बट काम ये लोग स्टेट के लिए करते हैं। एंड दिस इज, इसकी मल्टीपल रीजन है जो आप समझ जाओगे ये पढ़ने के बाद। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर फेडरल स्ट्रक्चर। आफ्टर you're done with this, then we will move on to the next part of center state relations, that is fiscal relations or financial relations. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। अब जो फाइनेंशियल रिलेशंस है, यहाँ पे एक तरीके से तो व्हाट वी विल बी स्टडीइंग इज जो टैक्सेशन सिस्टम है। अब टैक्सेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि क्या बेसिस है हमारे टैक्सेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है टैक्सेशन के पावर्स का, ये व्हाट आर द ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड बाय द स्टेट्स, व्हाट आर द टैक्सेस असाइंड टू द स्टेट्स, इस तरीके की चीजें। ये सब यहाँ पे टैक्सेस के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, हमको ऐसे ही स्पेशल notice or some special note to the idea of surcharges and cess, because you should know whether or not these are also distributed to the state. इनका एक स्पेशल रोल होता है। ऐसे ही फाइनेंस कमीशन के बारे में, हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन के बारे में, ये सब हमको यहाँ पे करना चाहिए। इन सब के अलावा हमको एक जीएसटी के बारे में भी एक ढंग से समझ लेना चाहिए, सो दैट आवर आइडिया ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इज वेरी क्लियर। ये जब हम कर रहे हैं जीएसटी वगैरह टैक्सेशन ये सब समझने के बाद, थोड़ा और वी हैव टू आल्सो मूव आउट ऑफ दिस आइडिया and come to the other aspects of the fiscal relation. So, for example, you would also be expected to cover things like the FRBM framework, which is the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. ये भी हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। हमको स्टेट्स की बोरोइंग देखनी पड़ेगी कैसे होती है, कि उनको सेंटर की परमिशन कब चाहिए होती है बोरो करने के लिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस कैसे होता है। ऐसे जो बाकी इश्यूज है, जैसे कि एक और इशू आ जाएगा यहाँ पे कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, हम जब स्कीम्स पढ़ते हैं हम ये वर्ड काफी बार देखते हैं, वेयर बेसिकली इन जनरल द सेंटर एंड स्टेट दे शेयर द फंडिंग फॉर दिस। इसमें इशू क्या है इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, and that here you will realize that states are granted funds that are tied to a specific scheme, उनको उसी चीज के लिए यूज करना पड़ेगा, which sounds good in one from one perspective, but from another perspective that means the state cannot use those funds for something that is a hyper local issue that is not prevalent in other states, that perhaps the center cannot fathom because it is not in the general country, it's only in that specific state। ऐसे चीजें ये करने के बाद we can very confidently say that हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस हो गया है। देन वी कैन मूव ऑन टू द सेकेंड थिंग विच इज इंटर स्टेट रिलेशंस। ये कवर करने के लिए हमको बेसिकली थोड़ी चीजें ही कवर करना है, ज्यादा नहीं। पहले तो हमको ये देखना है फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ कॉमिटी एंड ट्रेड। नाउ व्हाट दिस बेसिकली वुड इन्वॉल्व इज कि हमको ये देखना है कि व्हाट इज आर्टिकल 301 फॉर एग्जांपल, जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, कॉमर्स है, इंटरकॉर्स है। पार्लियामेंट का पावर क्या है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ऑन दिस फ्रीडम? कैन देयर बी अ प्रेफरेंस बिटवीन स्टेट्स? स्टेट्स के पास क्या पावर है, ऐसे चीजें। दिस बाय इट्स सेल्फ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज नॉट बीन आस्क्ड टू मच। तो ये सिंस कम पूछा गया, इंपॉर्टेंट कम है, बट हमको फिर भी कवर कर लेना चाहिए बिकॉज इट फॉर्म्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर इंटर स्टेट रिलेशंस। इसके बाद हमको इश्यूज तो देखना ही है कि इंटर स्टेट में इश्यूज क्या होते हैं। सो एक तरीके से मेजर इश्यूज जब हम सोचते हैं, हम ऐसे सोचेंगे इसको, जब इश्यूज देख रहे हैं हम, एक रहेगा कि व्हाट आर द
बेसिकली जो बाउंड्रीज के बारे में, so what are the basic boundary disputes that are there. इसके अलावा इसी इसी में कोर्ट्स का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होता है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, ये जब हम देख रहे हैं, इसमें एक और मेजर चीज आता है, एंड दैट इज इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स. अब ये जो वाटर डिस्प्यूट्स है, दीज शुड बी डन विद अ लिटिल बिट ऑफ फोकस बिकॉज दीज आर जनरली ऑलवेज इन द न्यूज. सो एक तो हमको इसमें देखना पड़ेगा, एक इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है 1956 का वो. उसके अलावा we will also have to see what the constitutional framework is for resolving such conflicts. The idea of river boards, जो ट्राइब्यूनल का अवार्ड होता है उसका क्या सिस्टम होता है, एंड ऑफ कोर्स द मेजर prevalent disputes that you will understand through the current affairs. इसके अलावा 2019 में, for this only, for industry water disputes, 2019 में एक रिफॉर्म हुआ था, ये आपको पढ़ना चाहिए. फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का एक अमेंडमेंट बिल था, उसके बारे में. नाउ दिस बेसिकली completely ensures holistic coverage of interstate relations, barring just one thing that sort of sits here, and that is the institutions. So you will also have to specifically cover the institutions alag se, and these are mostly for cooperative federalism. So they have an essence of center state relations and also interstate relations. So for example, things you cover here could be the interstate council, the zonal councils, a basic overview of what Niti Aayog does. इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन है, जीएसटी काउंसिल है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, ऐसे चीजें. अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट इंटरस्टेट काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते थे बिटवीन 1995 एंड अराउंड 2010. उसके बाद से कमी हो गया है. तो इन जनरल यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, एंड मेनी ऑफ दीज बॉडीज डोंट इवन सिट वेरी ऑफन दीज डेज. After we're done with the bodies, we should again take another step back and come back to the idea of federalism. When we're looking at the idea of federalism, एक जब हम इंडिया के देख रहे थे, we understand that we have a quasi federal structure, right? There are some quirks in our idea of federalism, and one of those quirks is called asymmetric federalism. This we should also cover here. एसिमेट्रिक फेडरलिज्म में जो स्पेशल प्रोविजंस है स्टेट्स के लिए, वो हमको यहाँ पे कवर करना चाहिए, कि नागालैंड के लिए क्या है, मणिपुर के लिए क्या है, असम के लिए क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या अलग होता है, ऐसी चीजें. यहां से क्वेश्चंस अगेन रिलेटिवली इनडायरेक्ट आते हैं, बिकॉज मोस्ट क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, एक आध क्वेश्चन है पीवाईक्यू अबाउट द स्पेसिफिक प्रोविजंस, बट दे आर मोस्टली अबाउट द आर्टिकल नंबर्स. जनरली जब स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, दे आर मोस्टली अबाउट कि which state came into existence when, which is mostly answered by the topic of territory and citizenship. So इस पे उतना लोड नहीं लेना है यहाँ पे. यू शुड नॉट स्पेंड टू मच टाइम ओवर स्टडीइंग दिस. ये एक बार पढ़ो, जनरल आइडिया लो, दैट इफ एट द वेरी लीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड दैट 371 एंड सम लेटर, जैसे कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ऐसे आते हैं यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस. यू आर रिलेटिवली फाइन. ऑफ कोर्स इट इज मच मोर प्रेफरेबल दैट यू नो स्पेसिफिकली, कि जैसे कि आर्टिकल 370 डी हो गया आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, आर्टिकल 371 ए हो गया नागालैंड का. ऐसे आपको स्पेसिफिकली याद रहा तो अच्छा है, नहीं रहा तो भी ठीक है, बिकॉज यू हैव टू प्रायोरिटाइज सम प्लेसेस. यू कांट स्पेंड टू मच टाइम इन वन सिंगल प्लेस. नाउ इफ you have इसके बाद there are certain other areas that I'm going to tell you about which you should cover here only if you have not covered them elsewhere, and that is, एक होता है हमारा यूनियन टेरिटरीज के बारे में थोड़ा डेप्थ में, बिकॉज आप या तो ये टेरिटरीज में आपने कवर किया होगा, अगर नहीं किया है तो इसमें हमको इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखना होगा, जो बेसिकली होता है हमारा आर्टिकल 239. तो इसमें जैसे कि पुडुचेरी का क्या सिस्टम है, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली जो 239 AA है,
ऐसे जो स्पेसिफिक चीजें हैं फॉर द यूनियन टेरिटरीज, जो उनके रेगुलेशंस हैं, उनके हाई कोर्ट्स के बारे में, ये चीजें हमको यहाँ पे कवर कर लेनी चाहिए अगर हमने कहीं और नहीं किया है तो। सिमिलरली हमारे जो ट्राइबल एरियाज है, बेसिकली फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल, हमको यहाँ करना चाहिए इफ वी नॉट डन इट एल्सवेयर। फिफ्थ शेड्यूल वैसे भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तो हम ढंग से करेंगे ही, बिकॉज हम उसमें पेसा एक्ट पढ़ते हैं, तो ये कवर उस तरीके से हो ही जाएगा। एंड लास्टली, सिमिलरली, if you have not covered this elsewhere, I would also recommend doing official languages here, जो आपका एथ शेड्यूल है, वो भी अगर यहाँ पे हो जाएगा, then nothing like it. You'll end up covering every single thing with respect to federalism and other related aspects. ये अगर हमारा हो गया है यहाँ पे, then we can move on to the last part of this topic, which is emergencies. Now, a lot of what we done so far is either pure federalism or related federalism. Then why should we cover emergencies here? The reason we cover emergencies are basically a change in the federal scheme of things. जब कोई इमरजेंसी लगता है, जो एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। बिकॉज वो चेंज होता है, इट इज अ हाईली इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट by its very nature. Any sort of emergency that is imposed in the country or called upon in the country essentially changes the federal scheme of things. It makes us a lot more unitary, a lot less federal, which is why it must be studied here. अब इमरजेंसी जब हम पढ़ रहे हैं, इसको भी हर चीज अलग अलग करके बार बार रट के पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको भी पढ़ने का ढंग होता है। द फर्स्ट थिंग यू शुड डू हियर इज, पहले हम फ्रेमवर्क देखेंगे। इस फ्रेमवर्क में हम बेसिकली ये देखेंगे कि व्हाट इज द स्कीम ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस। जैसे कि जो पार्ट 18 है उसमें क्या बोला जाता है, हमको जनरल ओवरव्यू लेना चाहिए कि ये जो तीन तरह के इमरजेंसी होते हैं, उन तीन का बेसिक कंपैरिजन कि किस ग्राउंड में होते हैं, क्यों किया जाता है, हाउ डू दे अफेक्ट द फंडामेंटल राइट्स वगैरह वगैरह। अगेन ऊपर ऊपर से देखना है बस ये पहले। देन वी शुड ऑल्सो टेक अ लुक एट द बेसिक आइडिया ऑफ द 44th अमेंडमेंट दैट वाज डन। उसमें क्या सेफगार्ड्स लाए थे, जुडिशियल रिव्यू कैसे होता है यहाँ पे, ये बेसिक ओवरव्यू और फ्रेमवर्क हमको समझ जाना चाहिए। ये एक रीडिंग से हो जाएगा, अभी रटने कुछ नहीं बैठना है। इसके बाद now we will zoom in on the specific kind of emergency, and this is where we have to start memorizing things as well. So the next thing, for example, यहाँ पे that you will be covering would for example be article 352, which is your national emergency. इसमें you have to zoom in properly कि what are the grounds क्या है, declaration होता क्या है, how does it happen in practice, what is the idea of the parliamentary approval, duration क्या है, revocation क्या है, legislatures के लाइफ को क्या होता है, मतलब are they extended, are they cut short, what happens to them, effect on fundamental rights, बस ये करना है हमको। और इसके बाद हम प्रेसिडेंट्स रूल भी देखेंगे, विच इज बेसिकली व्हाट आर्टिकल 356, एंड वी विल आल्सो लुक एट फाइनेंशियल इमरजेंसी विच इज आर्टिकल 360, एंड इन सबको भी हम इसी फ्रेमवर्क से करेंगे, विच इज वाई इट विल हेल्प इफ यू हैव डन द फ्रेमवर्क वंस बिफोर, विच इज वाई यू शुड फॉलो दिस स्ट्रक्चर। एक बार ऊपर ऊपर से देखना है, उसके बाद एक फ्रेमवर्क के अंदर सारे इमरजेंसीज को डालना है, देन वी नेवर हैव टू वरी अबाउट फॉरगेटिंग इट। आफ्टर ऑल ऑफ इट इज डन, while you are revising this when the exam is coming closer, and in general you should, when you're reading the newspapers, the last thing you should pay attention to would be the basic federal tensions that are there. जो भी देश में हो रहा है, जहां भी चर्चा हो रही है, if it touches upon a federal issue, so for example governor and state bills, उनका एसेंट देना या नहीं देना, डिले करना, उस तरीके की चीजें जो सीबीआई और ईडी के ऊपर एक्यूजेशंस पड़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। इसके अलावा यू कुड से the anti-defection law from a perspective of as a federal issue, or you could think about data federalism,
और डिजिटल फेडरलिज्म, यहाँ पे आपको डिजिटल इकोनॉमी के बारे में सोचना है, लोकलाइजेशन के बारे में सोचना है, ऐसी चीजें, ये सब आपको न्यूज़पेपर से ही आएगा, करंट अफेयर से ही आएगा। ये अगर आपने कर लिया ना, तो आप बिना पीवाईक्यूज करे भी यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड दैट यू आर एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर विद फेडरलिज्म एंड इमरजेंसीज, एंड आपका पूरा का पूरा कवर हो गया है। वी हैव ऑल्सो डन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस फॉर दिस टॉपिक। अगर आपको इसमें ये ढंग से देखना है तो ये अवेलेबल है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, साथ में कैटेगराइजेशन भी किया है इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर, ईयर, थीम, सब टॉपिक, डिफिकल्टी, अगर वो स्टैटिक था, करंट था या मिक्स था, क्या नॉलेज टेस्ट की जा रही थी, कोर कॉन्सेप्ट क्या था जो जाने बिना आंसर नहीं कर पाते, व्हाट ट्रिक डिड यूपीएससी यूज, कॉमन मिस्टेक्स क्या, इसी इसी सेम चीजों पे ये कैटेगराइजेशन भी किया है, और इसके बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस भी किया है कि इसी टेबल का हमको मालूम क्या पड़ा है कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। सी एज यू कैन सी, थ्री क्वेश्चंस आर जनरली वेरी प्लॉजिबल इन दिस टॉपिक। इफ नॉट थ्री, दो तो आते ही हैं, इफ नॉट टू, एक तो पक्का ही आएगा। इसलिए हमको ये ढंग से पढ़ना चाहिए। थीम्स भी दिए हैं कि ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। as you can see, most questions come from legislative relations and scheduled areas वगैरह, like I said, if you not cover it elsewhere, यहाँ पे कवर कर लो, तो यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको रिकरिंग कॉन्सेप्ट्स भी दिया है कि उन थीम से भी ज्यादा क्वेश्चंस क्या आते हैं। कॉन्सेप्ट नेटवर्क दिया है कि आप कहाँ कहाँ इनको, और जगह ऐसे हैं जहां से ये रिलेट होते हैं सेम कॉन्सेप्ट्स। और काफी सारे क्वेश्चंस विल रिक्वायर यू टू नो फैक्ट्स अबाउट दीज अदर टॉपिक्स एज वेल। आपको एक कवरेज हीट मैप भी दिया है बेस्ड ऑन ये वाले क्वेश्चंस कहाँ से ज्यादा आए हैं, which have been asked so far. Apart from that, you also have a predicted questions list, which is based on overdue. These are not what have been asked very often, but rather what used to be asked very often and have not been asked recently, or related concepts to these have been asked recently. That makes these questions basically overdue. So perhaps we should change this name from predicted questions to overdue questions. But your attention should come here. You should be using this as a revision toolkit. You should be able to answer all questions from here, or all concepts from here should be crystal clear, especially for those that are prioritized as high or medium. मेंस के लिए भी थीमेटिक हमने किया है यहाँ पे। अगेन, मेंस में फिस्कल फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशन, दिस टेक्स द लीड। यहाँ पे क्या है, दीज आर वेरी वेरी इशू बेस्ड। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जब हम बोलते हैं, ये आपका by its very essence is an issue based topic. So this requires you to be very well read on current affairs. But the best part is, if you have done federalism the way I have told you, even if your current affairs are not very strong, आपको बेसिक इश्यूज जब पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, you can write a good answer either way. It's just with the current affairs you'll write a much better answer. But even without them, you will not be lost. You will not lose much of an edge in your answers. आपको वैल्यूएशन भी दिया है कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है यही कॉन्सेप्ट, बाकी जगह इससे ज्यादा जगह यूज हो सकता है, बट दीज आर द बेसिक एरियाज वेयर यू कैन यूज योर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम व्हाट एवर यू लर्न इन दिस टॉपिक। इसके बाद सारे पीवाईक्यूज हमको टेस्ट फॉर्मेट में दिया गया है, और प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस है इसमें, और मेंस के भी क्वेश्चंस है, साथ में आंसर की भी लास्ट में अटैच्ड है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एवरीथिंग फ्रॉम हियर। इफ यू वुड लाइक this document, it is available on the Telegram channel at the Aspirant Network. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। Thank you for watching, and I will see you in the next one.